गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है मानव का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य में किस प्रकार है वो जनन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार उसमें जनन तंत्र की प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो उन सभी को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? जनन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब जनन की बात करते हैं तो जनन जो होता है वो जीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। सभी जीवों के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे खच्चर है या जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, कुछ मानव जोड़े भी जो होते हैं, बांझपन जोड़े होते हैं, तो वो उनमें संतति नहीं होती है। लेकिन जीवों का एक यह अभिलाक्षणिक गुण है कि जीवों के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है, यानी प्रत्येक जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तो उसे हम जनन कहते हैं। अर्थात जनन के प्रक्रिया के द्वारा ही नए जीव का निर्माण होगा, क्योंकि जीवों के अंदर जो जनन होता है वो आवश्यक होता है, क्योंकि जनन के द्वारा ही जीवों का अस्तित्व है वो बनाए रहता है, या जीवों की जो वंशवृद्धि जो होती है वो जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। तो प्रत्येक जो जीव है वो क्या करता है, अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अब यदि मानव जनन तंत्र की बात करते हैं तो सामान्य परिचय के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। मानव में लैंगिक जनन होता है, यानी लैंगिक जनन की विधि के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात हम कह सकते हैं एक लिंगी प्राणी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जीव जिनमें नर जननांग तथा मादा जननांग है वो अलग अलग जीवों के ऊपर पाए जाते हैं, तो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। जबकि ऐसे जीव जिनके ऊपर नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं तो उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। जबकि जो एक लिंगी प्राणी होते हैं उसमें या तो उस जीव के ऊपर नर जननांग उत्पन्न होगा या उसके ऊपर मादा जननांग पाया जाएगा, तो ये क्या होंगे? एक लिंगी प्राणी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब हुआ कि मानव के अंदर जो हम कहेंगे नर है और मादा है, उनको हम बाह्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग बांट सकते हैं, या बाह्य लक्षणों के आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं कि भाई ये नर है और मादा है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो यौवना आरंभ होता है तो यौवना आरंभ के समय मानव के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, और उन द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के आधार पर उनकी जो बाह्य आकारिकी होती है उसमें परिवर्तन आता है। जैसे मादा के अंदर बात करते हैं तो मादा के अंदर जो प्यूबर्टी होती है, यौवना आरंभ होता है, वो 12 से 14 साल की एज से शुरू हो जाता है। उस दौरान मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, जिसके कारण उसमें द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जैसे उसकी आवाज़ का पतला या सुरीली होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, शरीर पर बालों का कम होना, ठीक है, श्रोणी भाग का अधिक चौड़ा हो जाना। ये जो लक्षण जो होते हैं वो मादा के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। जबकि नर की बात करते हैं तो नर में जब यौवनारंभ है वो 14 से 16 साल की उम्र में स्टार्ट होता है। उस दौरान वृषण ग्रंथि के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से क्या होगा कि उसमें द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जैसे आवाज का भारी होना, शरीर पर बालों का अधिक होना, कंधों का चौड़ा होना, दाढ़ी मूंछ आना।
ये जो है वो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। किसके होते हैं? नर के। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि नर तथा मादा के जो बाह्य आकारी के होते हैं, बाह्य लक्षण होते हैं, उनमें अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। फिर कहेंगे कि मानव जो होता है, मानव एक जरायुज प्राणी है, जरायुज प्राणी है अर्थात मनुष्य जो है जो मादा होती है वह एक परिपक्व नवजात शिशु को जन्म देती है, जिसके आधार पर हम इनको क्या कहेंगे? जरायुज प्राणी होता है। और जो अंडे देने वाले होते हैं उन्हें हम अंडज कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो सामान्य लक्षण है वो पाए जाते हैं। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को पढ़ते हैं, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के अंदर हम कहेंगे जो जननांग होते हैं उनको हम दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक होता है प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? वर्षण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्षण पढ़ते हैं, टेस्टिस पढ़ते हैं। जबकि बाकी जो होते हैं वो सहायक जननांग के अंतर्गत आते हैं। सहायक जननांग जो जनन की प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, सहायक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो नर जननांग की बात करते हैं तो वो वर्षण ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है और ये वर्षण ही होते हैं जिनके अंदर नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी शुक्र जनन की प्रक्रिया के द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वर्षण जो होते हैं वो प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। जबकि वर्षण कोष अधिवर्षण शुक्र वाहिनियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट व काउपर ग्रंथियां तथा शिश्न आदि, ये जो होते हैं ये किसमें आते हैं? सहायक जननांगों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम वर्षण कोष पढ़ेंगे, अधिवर्षण पढ़ेंगे, शुक्र वाहिनियां पढ़ेंगे, शुक्राशय पढ़ेंगे, प्रोस्टेट व काउपर ग्रंथियां पढ़ेंगे तथा जो अंत में है वो शिश्न को पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार इनकी संरचना होती है और इनमें फिर किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। अब प्राथमिक जननांग की बात करते हैं। तो प्राथमिक जननांग जो होते हैं वो क्या होते हैं? वर्षण होते हैं। क्या होते हैं? वर्षण होते हैं। तो हमें पता है कि भाई मनुष्य के अंदर एक जोड़ी वर्षण पाए जाता है। वर्षण टेस्टी, वर्षण एक नर जनद ग्रंथि है, नर जनद ग्रंथि है, नर जनद ग्रंथि है, मेल गोनेड्स कहलाते हैं, जिसमें नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मानव में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं जो गुलाबी
अंडाकार, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 12 ग्राम वजनी होते हैं, वजनी होते हैं। ठीक है, यानी हम कहेंगे एक जोड़ी वर्षण होते हैं जो एक थैले नुमा संरचना में उदर गुहा के नीचे की ओर दोनों टांगों के बीच में पाए जाते हैं या स्थित होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, वर्षण कोश कहते हैं। यानी हम वर्षण की यदि बाह्य स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें इस प्रकार की हमें संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक थैले नुमा संरचना के अंदर स्थित होते हैं, जिसको इसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को हम क्या कहेंगे, वर्षण खोल कहते हैं या टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं, जो क्या करते हैं, दोनों वर्षणों को ऐसे ऊपर से ढके हुए रहता है। तो ये क्या कहलाएगा, वर्षण वर्षण खोल कहलाता है, या इसको हम वर्षण कोश कहेंगे, जिसमें एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। ये जो वर्षण कोश होता है, इस वर्षण कोश के अंदर क्या होती है, एक उपत्वकीय पेशी स्तर पाया जाता है। उपत्वकीय पेशी स्तर होता है या सब क्यूटेनियस लेयर होती हैं। उपत्वकीय पेशी स्तर पाया जाता है और इसको हम क्या कहेंगे, डार्टोस पेशी कहते हैं। क्या कहेंगे, डार्टोस पेशी कहते हैं। यानी डार्टोस पेशी पाई जाती है। इस डार्टोस पेशी क्या करती है, डार्टोस पेशी जब बाह्य वातावरण का जो ताप है वो हमारे शरीर के तापमान से अधिक हो जाता है, तो डार्टोस पेशी में अनुशीतलन होता है, जिसके कारण वर्षण है वो लटकने लग जाते हैं, या अपन कहेंगे वर्षण है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। जबकि बाह्य वातावरण का तापमान वो हमारे शरीर के तापमान से कम हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है कि इस डार्टोस पेशी के अंदर क्या होगा, संकुंचन होगा। क्या होगा, संकुंचन होगा, जिसके कारण वर्षणों का जो वर्षण खोल है वो सिकुड़ जाता है और वर्षणों का आकार है वो, मतलब वर्षण है वो बाहर से ऐसे सिकुड़ कर वर्षण जो खोल होता है या वर्षण कोश जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी इसका आकार है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक वर्षण की यदि हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार हम कहेंगे इसकी आकृति होगी, जिसमें वर्षण जो है वो 2 स्तरों से घिरा हुआ होता है। वर्षण की बाह्य संरचना की हम बात करते हैं तो सबसे बाहरी जो स्तर होता है उसको हम क्या कहेंगे, योनिक कंचुक कहते हैं, या इसको ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहते हैं, वेजाइनेलिस कहा जाता है, जो क्या करेगा कि यह वर्षण का सबसे बाहरी स्तर बनाने का कार्य करता है, सबसे बाहरी स्तर पर पाया जाता है। फिर इसके नीचे एक और स्तर पाया जाता है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ये जो स्तर होता है वो इस प्रकार वलित होकर ऐसे वलित हो जाता है, और ये वलित होकर क्या करेगा, पट्टों का निर्माण कर लेता है। तो इस स्तर को कहेंगे हम श्वेत कंचुक कहते हैं, श्वेत कंचुक कहते हैं, या ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या कहेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, जो इसका दूसरा स्तर बनाता है। यानी 2 स्तरों से बना हुआ होता है। वर्षण के ऊपर की ओर यहाँ पर एक कोमे के आकार की
कुंडलित नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसको हम अधिवर्षण कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अधिवर्षण कहते हैं, जिसमें भी लगभग 20 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका पाई जाती है। ये अधिवर्षण जो होता है, ये इस प्रकार एक कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जिसमें इस प्रकार हम कहेंगे आगे निकलकर इस भाग से ये शुक्र वाहिनी है वो बाहर निकलती है, शुक्र वाहिनी। यहां पर हम कहेंगे ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती हैं, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करती है कि इस प्रकार ये वलित होकर पट्टों का निर्माण कर लेती है, पट बना लेती है। क्या बनाती हैं? पट बना लेती हैं। और प्रत्येक पट के अंदर, इस प्रत्येक पट के अंदर 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। और इन शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा शुक्र जनन की प्रोसेस के से शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है, जिसको हम अगले क्लास के अंदर वर्षण की जो आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार वर्षण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, जो वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का निर्माण करती हैं। और ये मतलब है वर्षण शुक्र जनन नलिकाएं ही होती हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। धन्यवाद।